अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। इलेक्शन 2024 के लिए एक अहम मरहला कागजात नामजदगी जमा करवाने का मुकम्मल हो चुका है और अब कागजात की जांच पड़ताल यानी स्क्रूटनी का मरहला शुरू हो चुका है। और आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया कि ये जो स्क्रूटनी है, जांच पड़ताल है, ये बड़े सख्त स्क्रूटनी इस बार की जाएगी कागजात नामजदगी की। अलबत्ता एक तमाशे की सी सूरत हाल थी PTI के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से, जिसके ऊपर बड़े सवालात उठे। PTI के उम्मीदवारों को बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। इस हवाले से हम ख्यालात का इजहार सुनते रहे, खा वो फील्ड रिपोर्टर्स हों या फिर इस मुल्क के सीनियर तज्जियाकार हों। इस बात पर काफ़ी हद तक बहुत से लोग मुत्तफिक नजर आए कि किसी जमहूरी दौर में ऐसे खुलेआम ब्लेटेंटली प्री पोल धांधली या रुकावटें पैदा करने की मिसाल नहीं मिली, जहां पर मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड भी हो जाएं हालात व वाक़यात। अलबत्ता आमरीत के दौर की याद ज़रूर ताज़ा हो गई है। इसके ऊपर कुछ लोग डिफ़र करते हैं और मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं। वो ये कहते हैं कि PTI की तरफ से मामलात को एग्जैजरेट किया जा रहा है ताकि वो विक्टिम के तौर पे खुद को पेश कर सकें। जब हालात ऐसे होते हैं तो फेक न्यूज़ का बाजार भी गर्म हो जाता है। इसकी एक मिसाल हमने देखी जहां पर उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के, उन्होंने खबर शेयर की बिलाल विर्क के हवाले से कि उन्होंने जब कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए गए तो पुलिस ने उनको ज़ख्मी कर दिया। तो फिर बिलाल विर्क साहब की अहलिया ने वजाहत जारी उनको करना पड़ी कि ये चंद अरसा पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके नतीजे में उनकी ये हालत हुई थी, सो लिहाजा ये फ़ेक न्यूज़ है। सो इस किस्म की खबरें भी आती रहीं, लेकिन वाइडली PTI की तरफ से एक लंबी फहरिस्त भी अब जारी की गई है जहाँ पर उनको मुश्किलात पेश आई। इसमें जमात के सदर की अहलिया परवेज़ इलाही साहब की उनके कागजात नामजदगी छीने जाने का वाक़या हो, इसके अलावा पार्टी के वाइस चेयरमैन के कागजात नामजदगी के हवाले से भी शाह महमूद साहब के बताया जा रहा है कि ऐसा ही वाक़या उनके साथ भी पेश आया। लाहौर से डेरा गाजी खान तक ऐसे वाक़यात पेश आए जिसके मुतालिक PTI ने इस लिस्ट लंबी फहरिस्त जो जारी की गई है उसमें बताया है। फिर जो इल्ज़ामात हैं वो इस तरह के हैं कि कहीं पर आरोज़ की मेज़ से SHO आते हैं और वो कागजात लेकर चले जाते हैं। कहीं पर कागजात जमा कराने के लिए जो शख्स आता है उसको बाकायदा तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और एक मौके पे हमने ये इसके विजुअल एविडेंस भी मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है, जहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब की बहू जो है उनको गिरफ्तार ही बाकायदा तौर पर करके पुलिस वैन में बिठा कर ले गए। तो इस किस्म की मुतअद्दिद वाक़यात हैं जिनके हवाले से PTI भी इस वक्त जो है वो अपने इजहार कर रही है। अब बात इस हद तक भी पहुंची है जो वैलिडेट कर रही है जो इल्ज़ामात PTI की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखना पड़ा है चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG को, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जो लोग आ रहे थे उनके साथ न सिर्फ गलत तरीके से वो पेश आ रहे हैं बल्कि इस हवाले से मुतल्लिका अथॉरिटी को आगाह किया गया, अब तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रोग्राम में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या दीगर सियासी जमातें इस बात को एक्नॉलेज करती हैं कि PTI के रास्ते में रुकावटें हैं, उन्होंने जो कागजात जमा कराने का प्रोसेस था उसमें उनके साथ ज़्यादती हुई, या वो नहीं समझती कि ऐसा हुआ है। दूसरा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस किस्म के इल्ज़ामात अगर मौजूद रहते हैं और तो फिर जो सेटअप आएगा आइंदा का उसकी क्या हैसियत होगी, मुल्की जमहूरियत की क्या हैसियत होगी। और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे और दीगर जो मामलात आज हमने डिस्कस करने हैं वो नून लीग जो लाडला कहलाने वाली पार्टी है उनके लिए भी मामलात इतने आसान नहीं हैं। अब वो लोग सर जोड़कर और हैरान होकर बैठे हुए हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की डिमांड्स के हवाले से। तो क्या कोई मुश्किलात बन सकती हैं अगर एडजस्टमेंट ना कर पाई बाकायदा तौर पे किंग्स पार्टी से मुस्लिम लीग नून। और इरफान सिद्दीकी साहब ने डॉन न्यूज़ पे नादिया नकी साहिबा से गुफ्तगू करते हुए एक डिमांड की है, मुतालबा किया है इस्टेब्लिशमेंट से PTI के ख़िलाफ़, उसको भी हम ज़ेर बहस लेके आएंगे। इस सब के अंदर आज के दिन की अहमियत है, आप सब लोग जानते हैं। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत पाकिस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। इस मौके पे हम उनकी एक स्पीच का कुछ हिस्सा शेयर करना चाहेंगे। ये उनकी फ़र्स्ट कंस्टिट्यूएंट असम्बली में अगस्त 1947 की अंग्रेज़ी में है, तो मैं उस अंदाज में ही शेयर करूंगी आपसे, जिसमें उन्होंने कहा था कि नाउ व्हाट शैल वी डू इफ़ वी वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वी शुड होली एंड सोलली कॉन्सेंट्रेट ऑन द वेल बीइंग ऑफ पीपल स्पेशली मैसेज एंड पुअर। साथ ही वो कहते हैं कि इफ़ यू वर्क इन कोऑपरेशन फॉरगेटिंग द पास्ट यू आर बाउंड टू सक्सीड।
अब बात यह है कि बहुत पहले ही पाकिस्तान के लिए ये तरजीहात वाजे कर दी गई थी बानी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन दुख की बात है ना हम इस मुल्क के अंदर तफरीक और डिवीज़न ख़त्म कर सके, ना जो कायद का रियासत का आइडिया था उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे पूरा उतर सके, और कोई भी पाकिस्तान में अपने माजी को भुलाने के लिए तैयार नहीं है। तभी आज बहुत सारे लोग तबसरा करते हैं कि अगर कि PTI के साथ PTI ने गलत किया तो आज उनके साथ गलत किया जा रहा है, अगर आज PTI के साथ गलत हो रहा है तो कल को वो वापस किसी न किसी तरीके से सिस्टम में शामिल हो ही गए तो वो क्या करेंगे। तो उस दिन से बहुत से लोगों को खौफ आता है। इन तमाम इशूज़ के ऊपर हमने बात करने के लिए आज मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ महमूद मौलवी साहब भी मौजूद हैं, आप रहनुमा हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। शैला रज़ा साहिबा को भी खुसूसी दावत दी है, पीपल्स पार्टी की रहनुमा, और प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी भी शामिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। रफ़ीक साहब को भी वेलकम कहती हूँ, रजवाना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं रफ़ीक रजवाना साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, आप सुनते आ रहे होंगे टीवी पे और अखबारात में नशर भी हो रहे हैं, PTI के जो उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जा रहे थे उनके साथ बदसलूकी की बातें हैं, कुछ के वीडियो एविडेंसेस भी हैं, और कुछ जो है वो PTI उसका जिक्र कर रही है। सो आज ये एक बात की जा रही है कि अगर 2018 के इंतखाबात में RTS बैठा था तो अब ऐसा ना हो कि इस बार उससे भी बड़ी कोई कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाए। क्या समझते हैं आप? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो कौम को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश मुकर्रर मुबारक हो, और हमारे मसीह बहन भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। और अभी आपने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर, अंग्रेजी तकरीर का हवाला दिया, तो उन्होंने कहा कि व्हाट शुड वी डू। तो इस वक्त हमारे लिए भी एक सवाल है, व्हाट शुड वी डू। और उन्होंने ये भी कहा कि बगैर तफरीक के किसी अमीर गरीब के पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करनी चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए, इस जज्बे से ये मुल्क चलेगा। बाकी आपने मेरे से सवाल किया कि ये PTI के कैंडिडेट्स के रास्ते में कोई मुश्किलात पैदा की गई, या उनको कोई तंग किया गया, या उनको परेशान किया गया, या कोई हिरासत में लिए गए। मेरी इतला भी इतनी है जितनी आपको मीडिया के जरिए मिल रही है। इससे पहले मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था जियो पे, तो वहां पे ये कुछ फिगर्स आ रहे थे या गुफ्तगू हो रही थी। जहां तक ये फिगर्स हैं, किसी के पास फिगर्स नहीं है कि कितनी जगहों पे ये हुआ, मगर जहां भी हुआ ये गलत हुआ। नोबडी कैन सपोर्ट इट, एटलीस्ट जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। ठीक है जी। और बाकी अदरवाइज आप देखें कि सैकड़ों उम्मीदवारों ने ये PTI के बिहाफ पे, PTI की पार्टी के हवाले से उन्होंने अपनी अपने कागजात नामजदगी दाखिल भी किए हैं, और कई कई कब्रें उम्मीदवार भी उनके हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो ओवरऑल ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि उनको रोका गया। मगर जहां भी रोका गया, ये दोनों चीजें सामने रखिए, जहां भी रोका गया वो गलत किया गया, और उनको बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। मेरा ख्याल है ये अब स्क्रूटिनी का अमल जब शुरू हो जाएगा, हो भी गया आज से, और आहिस्ता आहिस्ता जब इलेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे, when we are in furtherance of the holding of the election, तो ये मामला बेहतर होते जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि हर किसी को आजादी से इलेक्शन में हिस्सा लेने की जो है ना पूरी तरह अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ताकि इलेक्शन के बाद उंगलियां ना उठे। सही है। ये एक रिपोर्ट है जिसका आप भी हवाला गालिबन दे रहे हैं, उसमें आज जाहिद गिशकोरी साहब के मैं उसका जिक्र जरूर करूंगी। मैं डॉक्टर हुमायूं साहब से पहले शैला साहब आपका कमेंट जानना चाहूंगी। आप लोगों ने भी बहुत कुछ देखा माजी में, तो आप लोगों से आपका पार्टी सिंबल भी छीन गया, लेकिन आप लोगों ने इलेक्शन में मुकाबला किया, अमरीत का मुकाबला भी किया है। लेकिन इस मॉडर्न दौर के अंदर जहाँ का मोबाइल के कैमरे में बहुत सारी चीज़ें कैद हो जाती हैं उसकी नज़र से, और वो फिर सोशल मीडिया और मंजर आम पर भी आ जाती है, पूरे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ जाता है। आप समझती हैं कि इन चीज़ों पर एहतियात करनी होगी जिस किस्म के PTI के लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स में मुश्किलात पेश आई, वरना जो भी जीता उसके ऊपर सवालिया निशान ही रहेगा? देखिए, सवाल हो या ना हो, लेकिन किसी को ये राइट नहीं है कि इस तरह से किसी से पेपर छीन ले, और ये बहुत गलत तरीक़ाकार है। एक्नॉलेज करें आप, ठीक है, ये बहुत गलत तरीक़ाकार है। और ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई कि न खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो अब जिसने भी ये की है, चाहे ये बात भी सुनने में आ रही है कि आपस का ख़ानदानी मामला था या आपस के पार्टी के मामलात हैं, तो जो भी है बहुत गलत है, और मैं इसको कंडेम करती हूँ। और शैला साहब, आज जरदारी साहब का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस बार PTI को मेहनत करना होगी। इसको अगर आप इलैबोरेट करना चाहें उनके इस बयान को।
ये तो बात नहीं है। चेयरमैन पीटीआई खुद बहुत दफा कह चुके हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था, हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें तो यूं ही नहीं था। फिर हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ। हमें जब कोई बिल पास कराना होता था तो फिर हम उनको फ़ोन कराते थे, फिर हमारे लोग तैयार होते थे। तो जाहिर है कि उनको मांगे तांगे करके गवर्नमेंट बनानी पड़ी। और उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि माशी तौर पर इतने बुरे हालात हैं। उन्होंने खुद कहा था कि अगर मुझे IMF के पास जाना पड़ेगा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था इतने बुरे हालात हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आप सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, उसके बाद अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं और सब करते हैं। सही, अपनी मेहनत करना होगी। तो इन सिंपल टर्म्स आप कहें ना, किसी बैसाखियों के ऊपर नहीं आना होगा, उनको खुद ही आना होगा। चले महमूद मौलवी साहब, मैं चाह रही थी सबका आ जाए रद्द-ए-अमल, फिर आप रिस्पॉन्ड करें आप, क्योंकि एक तरफ है आज। लेकिन सेनेटर साहब, शैला साहबा ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया कि ऐसा ट्रीटमेंट किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और रजवाना साहब ने भी, जो कि ज़्यादातर असूल की बेसिस के ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज जाहिद गिशकोरी साहब की एक रिपोर्ट है, वो कहते हैं तमाम पार्टीज़ के टोटल 28,000 समथिंग उम्मीदवार थे, और PTI के जिन लोगों ने कागजात जमा कराए हैं वो 2,434 तक की तादाद है। बाकी फिर PMLN और पीपल्स पार्टी बाद में आते हैं। तो फिर इतने सारे कैसे जमा हो गए कागजात नामजदगी, अगर मुश्किलात थी या रोका किसी ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर जी, इस तरह है कि डेफिनेटली रोका, और उसके एक जगह नहीं, बेतहाशा जगहों पे रोका। प्रॉब्ली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो फिगर्स मेरे पास थी, वो तकरीबन 250 से 300 साढ़े 300 के दरमियान में लोगों को रोका। ठीक है, अब हुआ ये था कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इम्प्रोवाइजेशन पे बिलीव करती है। जो चीज़ आ रही है हम उसके लिहाज से इम्प्रोवाइज़ करते हैं। जब हमने ये देखा कि पहले 2 दिन में हालात इस किस्म के हैं, तो हम लोगों ने ऑब्वियसली लेट्स से अगर आप मेन एक हल्के से आप मेन वो हैं, ठीक है, कंटेंडर है, और मैं सेकंड कंटेंडर हूँ, और आपको और मुझे रोका जा रहा है, तो हम लोगों ने ये कहा कि इस हल्के में जितने भी लोग हैं जो कंटेंडर्स हैं, इन 2 के अलावा अगर 3-4 और हैं तो वो भी अप्लाई कर लें। ठीक है, सो दैट कि अगर मैं और आप नजरों में हैं, बाकी 3 बंदे नजरों में नहीं, कवरिंग कैंडिडेट्स, तो वो कवरिंग कैंडिडेट नहीं, वो कर दे, कवरिंग कैंडिडेट से जो भी कर लेना वो कर लें अपने, ठीक है ना, क्योंकि आपका कवरिंग कैंडिडेट तो आपके फॉर्म पे है ना, उसको भी वो तंग कर रहे हैं, मेरे भी फॉर्म पे, मेरे फॉर्म हो रहे हैं ना, तो कवरिंग कैंडिडेट वगैरह, तो हमने सबको कह दिया कि आप कर लो। उसका ये होना था कि हम ये चाहते थे कि हमारा कोई हल्का खाली ना जाए। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर ये किया कि ओवरऑल फिर कुछ जब सारी चीज़ें सामने आई, शिकायतें गई, इवन यहाँ तक कि उनके जो आरओज़ हैं, बाज़ आरओज़ ने खुद भी कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि ये हो रहा। तो उसका ये इम्पैक्ट आया कि जिनको रोका जा रहा था उनको फिर उनको करने दिया। तो जिन लोगों के साथ शुरू में के अमल में मुश्किलात पड़ सकती हैं आप लोगों के लिए, स्क्रूटनी का अमल बड़ा सख्त होने वाला है इस बार। देखिए ना, बिल्कुल पड़ सकती है। तो उस चीज के लिहाज से अब मेरा और आपका नाम इनको पता है, हमारे बाकी के 3-4 कैंडिडेट्स कौन है उनका नाम नहीं पता है। सच फिगर्स पता है कि 2400 है, फिगर्स में उनमें कौन कौन से लोग आजाद लोग खड़े हैं। अब उन आजाद में से कौन सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने की कोशिश की। अब जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया इस बार, अब हम ये नादरा वगैरह सब ऑन बोर्ड होंगे, ठीक है ना। अब ये होगा कि वो लोग जहां के करेंगे, फर्ज करें हमारा एक बंदा, अगर हमारे जैसे बाज हल्कों में हमारे 10 बंदे फाइल कर चुके हैं अपने पेपर, ठीक है, अब उन 10 के 10 नहीं लड़ेंगे। आखिरी दिनों में जब पता चल जाएगा कि ये सारे हो गए, तो अब लेट्स से जो टियर 1 के लीडरशिप है उनको उन्होंने माइनस कर दिया, या टियर 2 के लीडरशिप को माइनस कर दिया 1 और 2 को, तो हमारे 3 और 4 में से हम देखेंगे विच इज द बेस्ट कैंडिडेट, उसको लेकर हम फाइल करके कर देंगे। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है उनका मकसद ये था कि अगर हमारा निशान हमारे साथ होता तो हमें उतनी मेहनत ना करनी पड़ती, क्योंकि निशान को वोट पड़ जाना था। हो सकता है उनके कहने का ये मतलब हो कि पिछली बार किसी और ने आपको फैसिलिटेट किया, इस बार आपको खुद अपने तही मेहनत करनी पड़ेगी। पिछली बार हमें किसी ने फैसिलिटेट नहीं किया। जो मेरी नज़र में, अगर आप मुझसे पूछे, जो आरटीएस बैठा था, अगर ये फर्ज करें आरटीएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बैठना होता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी जैसे नून लीग लेकर आई थी वैसे आती। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
जो सिंपल मेजॉरिटी जो आनी थी उसको कर्टेल करके उनको जस्ट लेस देन सिंपल मेजॉरिटी करना था। तो उस जगह पे बहुत सारी जगहों पे ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह जो कि हार रहे थे, फिर आधी रात को इन्होंने फोन किया, आरटीएस बैठ गया, उसके बाद जब आरटीएस जागा तो ये लोग जीत गए। भी पाकिस्तान में पाई जाती है, अब सुन ले, मैं बता रहा हूं ना, अब मैं बता रहा हूं, किसी को कोई जितनी भी कोई फेवरेट पार्टी हो कोई नहीं देना चाहता, जो कि कुछ ना कुछ नून लीग के साथ भी हो रहा है, जिस पे मैं जी अब जैसे उन्होंने एक बात की थी ना कि हम फोन करते थे, जो लोग हमारे इत्तेहादी थे वो जिनकी बात सुनते थे हम उन्हीं को फोन करते थे ना, यार इनको कह दो, हम तो अपने हमारे बंदे पूरे होते थे। चले फिर अब अगर नून लीग वगैरह के साथ जो है तो इनके साथ तो ये भी वही करेंगे ना, नून लीग में तो सारे के सारे ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अब अगर डॉक्टर साहब आप लोगों का बराह रास्त रब्ता वहां पे आप नहीं करना चाहते थे, इसमें दूसरों का क्या कसूर है? ब्रेक की तरफ जाते हैं। महमूद मौलवी साहब से रब्ता ब्रेक में हम बहाल करेंगे और उनसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पीटीआई के उम्मीदवारों को जो कागजात नामजदगी जमा कराते हुए मुश्किलात पेश आई, उसके हवाले से एक डिबेट हो रही है यहाँ पे। महमूद मौलवी साहब, आप यहाँ पर बातचीत हो रही थी और अब आपका मौक़िफ़ मैं इसके ऊपर ज़रूर जानना चाहूँगी। ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आरओ के दफ्तर के बाहर अगर और विजुअल्स और वीडियो के तौर पर भी सामने आए हैं कि हमने देखा पुलिस दरवाज़ा बंद कर देती है नाम देख के अगर बंदा पीटीआई से मुंसलिक है। सो आप समझते हैं कि ये ट्रीटमेंट जो है, ये एक डिबेट ये भी है कि 42 अरब रुपए की जो एक्सरसाइज है इलेक्शन की, कहीं खुदा न खास्ता ज़ाया ही ना कर दिए जाएं ये टैक्स पेयर के पैसे अगर इस किस्म का मुतनाज़ इलेक्शन होता है? देखिए, अगर ये चीज़ें जो ये कह रहे हैं पीटीआई वाले कि जी कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो ये गलत बात है। ज़्यादती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मगर अगर वो सोच रहे हैं कि वो 2018 वाली उनको जो है खिदमात मिलेंगी, तो वो भी जो है मेरे ख्याल से उनको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखें, इस वक्त जो है सबको लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर उनके साथ ज़्यादती हो रही है, मैं इसकी बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखें जिस लोगों को अगर 2018 की चीज़ें जो हैं उस लेवल पे वो चाहेंगे कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले 2018 वाली, तो मैं कहूँगा मुश्किल है। वरना तो जो है बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं, होना नहीं चाहिए। उसकी वजह है कि फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जो भी जीते हारे उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। सही। ये रजवाना साहब, अब एक और मुश्किल आप लोगों के हवाले से उसका इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ न्यूज़ रिपोर्ट्स में कि आप लोग IPP के साथ मामले को कैसे मैनेज करेंगे। कुल 110 सीटों का तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी पार्टी की तर्जुमानी करते हुए कंफर्म कर चुकी हैं कि आप लोगों से उन्होंने मांगी हैं। सो आज ये बात कही जा रही है कि जिन मेंबरान ने खास कर PTI हुकूमत को घर भेजने में साथ दिया PDM का और फिर IPP में शामिल हुए, उनको एडजस्ट करना आप लोगों के लिए मजबूरी और एक सर पे तलवार की तरह लटक रहा है। ये कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर कोई ऐसी बात है खुदा न खासा, तो हमें फिक्र करनी चाहिए। जिनको फिक्र की आप बात कर रहे हैं उनको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। दे शुड रिलैक्स। ठीक है जी। और बाकी बात है कि देखिए, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ अगर हमारी सीट एडजस्टमेंट हुई, जिसके के मतलब प्रिलिमिनरी गुफ्तगू चल रही है, वो कमेटी बन गई है दोनों साइड से, एक दूसरे से उन्होंने लिस्ट भी एक्सचेंज कर ली है, तो वो एक बात होगी, लीडरशिप जो फैसला करेगी। देखें, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है PMLN, जहां जहां पे कोई सीट एडजस्टमेंट तरीके पाकिस्तान तरीके इस्तेकाम जो है, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है उसके साथ होगी, तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होते हैं। सपोज एक जगह मैं अपनी PMLN का पुराना उम्मीदवार हूँ, MNA रहा हूँ सपोज, और उसके बाद यहाँ मेरी सीट वो मांग लेते हैं, वो कहते हैं कि इनकी सीट पे, रजवाना साहब की सीट पे हमें आप सीट एडजस्ट करें, तो मेरी पार्टी के लिए, मेरी लीडरशिप के लिए इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन टू टेक। ठीक है, तो इसलिए ये गुफ्तशुनीद होगी और पार्टी में ये डिफिकल्टी आ रही है। डिफिकल्टी 110 का नंबर रफीक साहब आपकी नजर में ज्यादा है? वैसे आप समझते हैं कि एक हद से ज्यादा है ये जो नंबर इनकी तरफ से? नहीं, 110 का नंबर दिया जा रहा है। 110 मांगते हैं तो फिर वही इलेक्शन लड़े, हम घर बैठ जाएंगे, ये तो बात नहीं है। 110 वाली देखो, डिमांड करने में उनकी अपनी एक डिमांड है, तो मगर इतना तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और इससे कई गुना कम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चंद सीटों पे होगा, और वो भी उन सीटों पे होगा जहाँ पे अगर हुआ तो, अगर
ये मेरा इफ है। अगर हुआ तो वो भी जहाँ पे कोई उनकी सीनियर लीडरशिप है, जहांगीर तरीन साहब है, कोई और है, इसाक खाकुमानी साहब है, कहीं अगर हुआ तो वो फैसला हमारी लीडरशिप ने करना है, मगर पार्टी के लिए भी एक डिफिकल्ट फैसला है। तीसरी बात आपने की है कि जिन लोगों ने अदम एतमाद में तामन किया, आपको याद होगा कि अदम एतमाद में पीटीआई के किसी मेंबर ने, सिटिंग मेंबर ने अदम एतमाद में वोट नहीं दिया था। वो तो एलआई से बाप पार्टी और ये अपना एमक्यूएम, उन्होंने वो अपना फैसला किया और उन्होंने अदम एतमाद में साथ दिया। बाकी पीपल्स पार्टी, जेयूआई और जमातें हमारे साथ थी, सारों के साथ मिलके उन्होंने अदम एतमाद किया। लेकिन जो रिजवान साहब उनकी बात हो रही है, जो पीछे हट गए थे और जिनको पीटीआई ने, जिनके लिए वफादारियां तब्दील करने की बात की थी, मैं एक चीज़ महमूद मौलवी साहब आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी, ये बहुत ही आप लोग टफ पोजीशन के अंदर नहीं डाल रहे मुस्लिम लीग नून को? मुस्लिम लीग नून पंजाब के एतबार से भी अगर देखा जाए इस वक्त एक स्टार पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपने एक एक हल्के के ऊपर बड़ा शोर शराबा है जिसका बेहतरीन अंदाज में रजवाना साहब ने इजहार किया, तो आप लोग के ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो है सीट एडजस्टमेंट जो है हम दोनों पार्टी के लिए जो है सही नहीं है और ना हो सकेगी। जो मेरा अपना ज़ाती राय है, उसकी वजह देखें, हमारे इतने जो कैंडिडेट्स हैं, आप मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को, अगर हमने 50 कैंडिडेट्स खड़े किए हुए हैं और वो उनमें से वो इलेक्टेबल्स है जो कि एमपीएस और एमएनएस रह चुके हैं, उनको हम कहेंगे कि जी आप बैठो, हम 4 सीट या 5 सीट लेके और वो भी जो है लीडर्स की ले लेंगे, तो वो तो फिर पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हो जाएगी। आपको मैं बताऊं, कराची में मैंने 42 लोगों को खड़ा किया हुआ है। अब अगर वो इतने दिनों से इनकी स्क्रूटनी करता रहा और उनको बुलाता रहा और बैठ के अगर 42 कैंडिडेट मैंने कराची में खड़े किए और आप मुझे कहेंगे जी 2 सीट के ऊपर आप लड़ें या 3 सीट पे रहे और 40 सीट वालों को मैं कहूँ कि जी आप लोग अपने विड्रॉ करें, ये नामुमकिन बात है। और यही चीज़ पीएमएलएन के लिए भी मुश्किलात है। देखिए, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पीएमएलएन से, मगर ये फिजिबल नहीं होगा उनके लिए भी। उसकी वजह ये कि वो अपने जो मैं कहूँगा इलेक्टेबल्स है या उनके कैंडिडेट से सालों से, उनको वो क्या कहेंगे कि जी आप अपना इस वक्त सीट इलेक्शन ना लड़ो, ये मुमकिनात नहीं है। देखिए, हमें प्रैक्टिकल चीज़ देखना चाहिए। हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों पार्टी के बीच में, मगर कोई चीज़ अगर प्रैक्टिकली वर्केबल नहीं है तो उसको मेरे ख्याल से अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना ज़ाती राय है। नहीं तो फिर प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है महमूद साहब? ये प्रैक्टिकल अप्रोच ये कि दोनों पार्टीज इलेक्शन लड़ लें। देखिए, इलेक्शन लड़ लें, उसके बाद जो है जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद बैठ के मिलके गवर्नमेंट बनाएं। देखिए, वैसे भी आने वाली गवर्नमेंट एक नेशनल गवर्नमेंट मैं तो देख रहा हूँ, इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट, सही सिंगल मेजॉरिटी तो किसी पार्टी के पास नहीं होगी। शहला साहबा को भी शामिल कर लेते हैं। शहला साहबा, आप लोग कैसे देख रहे हैं ये आईपीपी और नून लीग के दरमियान में कहीं ना कहीं फंस तो नहीं गई नून लीग आईपीपी के हाथों? और दूसरी तरफ आप लोग भी डीआई खान की हद तक पीटीआई को दावत दे रहे हैं कि हमारे मुश्तरका मुखालिफ हैं मौलाना साहब, उनके साथ हमारे साथ मिलकर मुकाबला करें। बाकी भी कहीं पर ये ऑफर दे सकते हैं आप पीटीआई को? क्या इस हवाले से आप लोगों की सोच है? अच्छा, देखिए, जहाँ तक पीएमएलएन और आईपीपी की बात है, वैसे तो उन दोनों का राइट है कि वो इलेक्शन से पहले भी इत्तेहाद कर सकते हैं और बाद में भी वर्किंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो वैसे ये एक अननेचुरल सा लगता है, क्योंकि कल तक जो आईपीपी में आई हैं फिरदौस आशिक अवान, उनके जो अल्फाज थे मरियम साहिबा के लिए और मरियम औरंगज़ेब के लिए, जो लहजा था, जो बातें थी, और नवाज शरीफ साहब के लिए कैसे तो ये बहुत एक मुश्किल मरहला है। और फिर पीटीआई के वो लोग जिनके लिए मुस्लिम लीग बोलती थी, तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे? तो मैं नहीं समझती कि ये कोई नेचुरली हो जाएगा। हाँ, जीतने के बाद जो होता है वो एक बन जाता है एक वर्किंग रिलेशनशिप। हम में और एमक्यूएम में जीतने के बाद एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा है, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और पीएमएलएन के लिए अपने अंदर बड़ी दुश्वारी होगी, क्योंकि एक मुश्किल वक्त पार्टी ने काटा जिसमें उसके साथ उसके लोग खड़े रहे। अगर आप पार्टी से सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो यकीनन आपको अपने बहुत सारे लोगों को सेकेंडरी करना पड़ेगा और उससे पार्टी के अंदर दरार आएगी।
तो ये है एक बात। अब जो आपने और आ भी रही है। अब जो बात है दूसरी, इससे तो सभी इत्तेफाक करते हैं कि हंग पार्लियामेंट किसी एक सूरत हाल होगी। तीसरी बात जो है वो हमने ये कहा था कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे अब तक हमारी पार्टी में लोग जम हो रहे हैं, लेकिन सूबाई सतह पर अगर सूबे की क़यादत ये समझती है कि वो किसी से इत्तेहाद कर ले तो उसको आज़ादी है, तो ये उनको दावत दी है, बाकी उनकी मर्जी है। दावत उनको तो दे दी है। ये दावत एक बात मुझे की देखिए, इन्होंने आरटीएस की बात की थी कि आरटीएस बैठने से इनको नुकसान हुआ। मैं सिर्फ एक बात याद रखती हूँ और वो मुझे बहुत से याद रहती है, वो है ज़हीरुल इस्लाम साहब का क्लिप जो सोशल मीडिया पे मौजूद है कि हम 2 पार्टी से थक गए थे, इन्हें हम थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए। और दूसरा फिर एक और बड़े आदमी ने ये कहा कि हमारे सर पे इनका इश्क इतना था कि हम इनके लिए सब कुछ करते चले गए। ये ही तो बात होती है इस किस्म के इश्क की, जब ख़त्म होता है तो इस नहज पे पहुंच जाता है जैसे आजकल हालात चल रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका कमेंट ये पहले आप बताएं, आप लोगों की आह तो नहीं लग गई नून लीग को और आईपीपी के दरमियान के? बड़ी एक्सपेक्टेशन थी इस हवाले से, बल्कि पीपल्स पार्टी की नाराज़गी भी पंजाब की हद तक ये कहा जा रहा था कि इसी वजह से सामने आई क्योंकि वो आईपीपी को एक्सपेक्ट कर रहे थे। शाला साहबा के कमेंट पे एक छोटा सा ठीक है, वो सही कहती हैं इश्क, लेकिन इस बार जो इश्क की बात है ना वो अवाम और पीटीआई के दरमियान में हो गई है। वो अवाम इस वक्त और पीटीआई के दरमियान जो भी था ना, हम समझते थे उस वक्त मोहब्बत थी अवाम की पीटीआई के साथ, अब इश्क है, जुनून है अवाम का पीटीआई के साथ। अब वो उस इश्क के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे पीटीआई को जिताने के लिए, ये याद रखना एक बात। नंबर 2, स्टेटिस्टिकली पीएमएलएन के 82% लोगों ने अप्लाई किया है और इस्तेकाम पार्टी के 11% लोगों ने अप्लाई किया है। इन दोनों को ऐड कर ले तो पीएमएलएन जो है ना 7% उनके पास और हैं, जिसमें ये एमक्यूएम और जीडीए महमूद साहब से कंफर्म करूंगी मैं टोटल कैंडिडेट। मैं बता रहा हूँ ना, मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ जो हुआ है, ठीक है। हो सकता है छोटा मोटा हो, लेकिन रफली 11% है ऑफ द ओवर 894 सीट्स जो इतनी भी है, ठीक है, उसमें है। सो दे कैन स्टिल प्ले अराउंड विद दैट। अब जो बात आ जाती है कि सूबाई में हम लोग आपस में कर सकते नहीं कर सकते, देखिए इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सोच है कि हमें अपनी ताकत पहले देखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल रिफ्रेश कर देती हूँ। आईपीपी पार्टी को सब किंग्स पार्टी के तौर पे देख रहे थे, जिस अंदाज में वो उभरी, बहुत जबरदस्त तरह के लोग उसके अंदर शामिल हैं, महमूद मौलवी साहब की तरह। लेकिन आप समझते हैं कि नून लीग एक मुश्किल में फंस जाएगी अगर उनको इतना बड़ा वादा ना कर पाए, इतनी बड़ी एडजस्टमेंट ना कर पाए? इसका जवाब वो कहते हैं पेड़े कम्मत है पेड़े कंसिक्वेंसेस, ठीक है। नून लीग फंस गई है इधर, बुरी तरह फंस गई है। नंबर 2, देखिए 90% to 98% ऑफ तहरीके इस्तेकाम पार्टी जो है, इनके अपने वोट नहीं है, ये पीटीआई के वोट पर आए थे, इनके अपने वोट नहीं है। इनके इवन प्रेसिडेंट जो था ना अपने वोट पे कभी नहीं जीता था, वो कभी मेन वो नहीं जीता, सिवाय 2002 के जो बाय इलेक्शन से वो जीता था, उसके बाद ये 2 या 3 हारा था, फिर जब पीटीआई में आया तब जीता है, वरना नहीं जीता। तो इनकी हिस्ट्री, अगर इनके जो ये इनके टॉप से सबसे टॉप लोगों की बात है, नीचे की तो फिर बात ही भूल जाएं। अगर पीटीआई का सपोर्ट ना होता, इनमें से 99.9% लोग वुड हैव नेवर मेड टू दैट थिंग। महमूद साहब, आप लोगों के लिए ये एक स्ट्रगल नहीं होगी, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि एक अपनी आइडेंटिटी बहुत सारे पॉलिटिशियंस की आप लोगों के साथ जो मुंसलिक हैं नहीं है, बीट द टॉप टियर या जो बाकी लोग हैं? देखिए, ये तो डॉक्टर साहब का अपना नज़रिया है, ठीक है ना, और हमारा अपना नज़रिया है। देखिए, जैसे मैंने कहा ना, हमारे साथ आवाम इस वक्त, कल मैंने जलसा किया तकरीबन कराची के अंदर, छोटा सा जलसे में 1500 से 1600 आदमी खड़े थे गली के अंदर। आप मुझे बताएं उसकी वजह ये कि हमारा जो नैरेटिव बड़ा क्लियर है, उसकी वजह कि हम फौज के ख़िलाफ़ नहीं है जैसे पीटीआई है, हम तो ये नैरेटिव लेकर चल रहे हैं कि वो आज तक जो है मजम्मत नहीं कर पा रहे 9 मई की। आज तक उन लोगों को लेकर चल रहे हैं जो 9 मई के ऊपर हमलावर थे, उनको ये मजम्मत करनी पड़ेगी। देखिए, आवाम जो है फ़ौज के अगेंस्ट नहीं जाएगी। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली,
जितनी इनको कोशिश करनी थी व्हाट्सएप के ऊपर और ट्विटर के ऊपर फौज के खिलाफ वो कर चुके हैं। अब मजीद उनके पास भी गुंजाइश नहीं है करने की। तो और वो देख रहे हैं कि अब जो है कोई रिवोल्ट नहीं कर रहा। ये समझ रहे थे कि टर्की बनेगा और लाखों लोग रोड पे निकल आएंगे, 2000 आदमी नहीं निकले, इसलिए तो पीटीआई की हालत हुई। ये मेरे ख्याल से उस चीज़ों से निकल आए कि जी ये हम आवाज़ देंगे और लाखों लोग करोड़ों लोग रोड पे आएंगे। कहाँ आए लोग? ये वो तो कह रहे थे जेल भरो, मामला ये एक 20 आदमी भी जेल भरने को तैयार नहीं थे। देखिए मैं एक सेकंड में डॉक्टर साहब, इस चीज को तो आप लोगों ने कुछ हद तक ओवर एस्टिमेट किया कि जो लोग निकले वो भी इतने वायलेंट के पार्टी के सर पे ही पड़ गया है मामला 9 मई का। देखिए इस तरह है, कोई इनकलाब नहीं आता पाकिस्तान में इतने आराम जो से नैरेटिव ये लोग अभी सारे बनाना चाहते हैं और जिस नेशनल वो क्या कह सकते हैं एक हुकूमत की ये लोग बात कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट पीडीएम ऑलरेडी नेशनली थी ना, सिवाय पीटीआई के बाकी तो सारे उधर ही बैठे थे। कोई रहता था, कोई नहीं रहता था, सब उसके अंदर थे। ठीक है, तो वही लोग रह गए ना। अब बात आ जाती है कि ये जो नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं ना कि 9 में वगैरह, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि हमारा आर्मी के साथ कोई मसला नहीं है। एंड एट द सेम टाइम ये याद रखें ये इलेक्शंस है, इसमें आर्मी का रोल भी नहीं है, कोई आर्मी का कोई कैंडिडेट भी नहीं है। इसमें सिंपल ये लोग हैं और हम हैं। अब अवाम ने चूज करना है इनके और हमारे दरमियान। लेकिन पाकिस्तान में एक माइंडसेट इस हवाले से तो जरूर, कुछ लोग कहते हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक सियासत होती है, लेकिन एक सियासत वो भी लोग करते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि स्टेट के प्रो कौन लोग हैं, कौन स्टेट की रियासत को पुरअमन देखना चाहते हैं और ताकतवर देखना चाहते हैं। अगर किसी एक लीडर में इन दी मिड्स ऑफ एवरीथिंग कहा है कि ये कौम भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी और ये मुझसे ज्यादा जरूरी है, तो वो सिवाय इमरान खान ने किसी ने कहा, वरना किसी ने, वरना एक मिनट है ना, नौजवान को ये बताया कि आप जाके हमला करें, यही लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुझे गिरफ्तार करेंगे तो लोग कोर कमांडर हाउस ही जाएंगे, ये उनके अल्फाज हैं। कोर कमांडर हाउस को उन्होंने कोर कमांडर हाउस का नाम नहीं है और ना उन्होंने कहा कि इनके ऊपर होगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो एक रिएक्शन आएगा, गिरफ्तार करेंगे। मेरी बात सुने, नहीं वो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। देखिए इससे बात ये थी कि जब आप किसी बंदे को, एक बंदा खुद गिरफ्तारी देने जा रहा है, वहां पे जेल में ही है, जब कोर्ट में ही है, जब वहां से जिस तरीके से होगा तो उसका एक रिएक्शन ने आना, हर एक का आता है। लेकिन उस वक्त जब जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीडीएम की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फर्स्ट टियर लीडरशिप को बंद करके रखा हुआ था, उनको एक्सेस नहीं था आवाम के लिहाज से, ये चीज और ये इन्होंने जानबूझ के कराई है। कहना चाह रही हैं शैला साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? पीटीआई की क़यादत है जिसने कहा कि मुझे हटाने से बेहतर था कि बॉम्ब मार दिया जाता, और वाहिद ये पार्टी है जिसने ये इकरार किया कि इनकी कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, हर थोड़े दिन बाद एक नया तजर्बा करते थे। और उसके साथ साथ ये भी बात हुई कि हमें पता था हमें हटाया जाने वाला है, तो हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी मईशत पे। और जहाँ तक बात है, जब आपके साथ पीडीएम की पार्टीज थी तो आप उन्हें पुरानी टिश्यू इंडस्ट्री यानी पीटीआई समझते थे, जब सही था, जब आपके पास से हट गई तो डिस्ट्रक्टिव हो गई। थोड़ा सा ख्याल करें। चलें अब इस बात पे एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि कुछ ख्याल करने का, हमें सोच विचार का मौका मिले। ब्रेक में वापस आएंगे तो बात करेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बहुत ही शिकवा नुमा मुतालबा किया है इस्टेब्लिशमेंट से, मुक्तदरा से। क्या उन्होंने कहा, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब बात करते हैं इरफान सिद्दीकी साहब ने जो गुफ्तगू की है। रफ़ीक रजवाना साहब, आपकी पार्टी में अल्फाज के चुनाव के माहिर, बल्कि ये तो सभी लोग इस बात पे इत्तफाक करते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हैं। बहुत से उनके ऊपर साथ ये भी बात मुंसलिक है कि वो मियाँ साहब की तकारीर भी अक्सर लिखते हैं। उन्होंने डॉन पे एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुक्तदरा जिस पर बराह रास्त हमला हुआ 9 मई को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि हम पे ये हमला हुआ है और अपना एहतसाब किया इदारों ने और अफसरान को भी निकाला, लेकिन इससे बात आगे नहीं बढ़ी। तो हमें बता दिया जाए कि इस मामले को किसी को जिम्मेदार ठहराना है या मिट्टी डाल देनी है इस मामले के ऊपर। ये आप लोग सिद्दीकी साहब के बयान का क्या आप हमें मतलब समझा सकते हैं? आप चाह रहे हैं कि इससे ज्यादा कुछ हो, 9 मई के तनाजुर में पीटीआई के साथ कलअदम हो जाए पार्टी, क्या नतीजा निकले इसका? सबसे पहले तो ये सवाल बनता है इरफान सिद्दीकी साहब से, जिन्होंने ये बयान दिया या गुफ्तगू की
और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है कि आपने 3-4 उनकी लाइनें या गुफ्तगू का हिस्सा मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसलिए पहले तो मेरी गुजारिश का आप कहते हैं मैं पूरा बयान पढ़ देती हूँ। नहीं सुन ले, मेरी गुजारिश रजवाना साहब, अगर आप कहें मैं वर्ड टू वर्ड पूरा बयान पढ़ देती हूँ। मैं समझ गया आपकी, और मैं असूलन बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने कुछ कहा है तो उसके बारे में सबसे पहले मुझसे पूछा जाए कि आपने ये बयान दिया, आपने ये गुफ्तगू की, तो किस कॉन्टेक्स्ट में की, इसको जरा वजाहत। जो कुछ मैं आपकी इस गुफ्तगू से समझ सका वो एक बात है कि 9 मई का इतना सीरियस वाकया हुआ जिस पर एस्टेब्लिशमेंट और खासतौर पे ये कौमी इदारा जो है पाकिस्तान आर्मी पर, उसकी इंस्टॉलेशन पर हमले हुए, तो वहाँ जो आदमी उसमें मुलव्वस पाया गया है और जिनका ट्रायल हो रहा है, तो उनका ये कहना बनता है और कहा है उन्होंने, बड़े मजे हुए एक सहाफी भी है और सियासत पर अबूर भी रखते हैं और सेनेटर भी सियासत में आके आप सहाफी नहीं रहते। मेरी जाती दोस्ती भी है उनसे। बात यह है मैं उनको बड़ा करीब से भी जानता हूँ, वो ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करते जो कि कोई ऐसा एतराज उसमें निकले। उन्होंने एक पार्टी का मौक़िफ़ दे दे रजवाना साहब। देखें, पार्टी का मौक़िफ़ पार्टी की लीडरशिप देगी। मैं तो पार्टी का मौक़िफ़, मुझे ये अथॉरिटी नहीं है कि इरफान सिद्दीकी साहब पर के बयान पर मैं पार्टी का मौक़िफ़ दे दूं। ये तो हर शहरी का मौक़िफ़ है कि जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया है और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, उन इदारों पर हमला किया है, उनको अपने अंजाम तक कानूनी तरीके पर और उनको इंसाफ के असूल में रुकावट भी नहीं होनी चाहिए, उनको अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। ये तो हर पाकिस्तानी की आवाज है, इरफान सिद्दीकी साहब की अकेली नहीं है। अब जब मिलिट्री ट्रायल हो रहा है तो इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? महमूद मौलवी साहब, आप समझते हैं कि कोई इंतहाई फैसला हो या जिस तरीके से इंसाफ अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है वो वैसे ही चले मामला? नहीं, मेरे हिसाब से देखें, ये इसको जल्द इंसाफ मिलना चाहिए और ये ना हो कि छोटे वर्कर्स को और जो है सज़ाएं मिले और जो लीडर्स और जो लोग इन्वॉल्व थे, बड़े लेवल के लोग, उनको जो है बरी कर दिया जाए। बदकिस्मती में से पाकिस्तान में ये दो मयार होते हैं कानून के, एक जो ताकतवर के लिए और अमीर के लिए, दूसरा गरीब और मजलूम के लिए दूसरा मयार होता है। देखिए ना, ताकतवर और अमीर आदमी के लिए शाम को भी बेल हो जाता है और जेल जो अदलिया खुल भी जाती है, और एक गरीब आदमी और आम आदमी कहें तो वो तो महीनों तक जो है वो अदालतों के चक्कर काट रहा होता है जी। तो और देखें ना, आज भी जो है वो वर्कर्स जो है, वक्त की थोड़ी कमी है, मैं आपसे कथा कलामी कर रही हूँ महमूद साहब। पीटीआई का सभी वर्जन इसके ऊपर ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या उन्होंने कहा, क्या वो सिर्फ एक सियासी जमात है जो शाम को कोर कमांडर हाउस चलाती है, अगले दिन लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है? वो लोग कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब इरफान साहब की जो गुफ्तगू है उसमें यही नजर आता है कि अगर आप लोग सफर कर रहे हैं तो 9 मई के वाकयात की वजह से कर रहे हैं, इसको आप सियासत से ना जोड़ें। देखिए, किसी हद तक तो ये सही है कि हम जो सफ़र कर रहे हैं वो 9 मई के वाक़यात के बाद हम लोग सफ़र कर रहे हैं। इसमें मतलब यहाँ तक तो बात ठीक है। अब क्या उसके बाद होना चाहिए? अभी मौलवी महमूद साहब ने जो बात की बिल्कुल सही की है। वाकई यहाँ पे ताकतवर के लिए दोहरा मयार होता है। ताकतवर को आप सिंपल बुला लेते हैं, वही जज जो कहता है कि आप अपना वो जो PLD नवंबर 22 के लिहाज से कि भाई आप तो हक हो गए। नंबर 2, फिर जजेस खुद कहते हैं कि भाई जिन को हम लोगों ने ताहयात वो किया वो भी आ जाए, हम उनको भी देख लेंगे, वो ताहयात वो भी कम कर लेंगे। तो वाकई सही कह रहे हैं। उन लोगों के साथ वाकई ये हो रहा है जो बहुत पावरफुल होते हैं, जिनके IPPs होते हैं, जिनकी शुगर मिलें होती हैं, जिनके बाकी किस्म की मिलें होती हैं, तो वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। हर माफिया में बैठे हुए हैं और माफिया में एक दफ़ा बैठ जाए तो वो किसी तरीके से पाकिस्तान का गला वो उनके हाथ में होता है, क्योंकि वो हर जगह से रोकना शुरू कर देते हैं। और ये याद रखें, जब हम लोग बात करते हैं ना हमेशा इकोनॉमिक कंडीशंस की, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब होनी शुरू हुई है जब ये IPPs के मुआहदे ख़ासतौर पर 2006 के बाद से स्टार्ट हो गए थे, 2016 के बाद। वो जो अब ये याद रखें, अभी जो बात करें 2 खरब रुपए के सालाना गर्दिशी कर्जा पहुंच गया है। ये उस लेकिन डॉक्टर साहब इस पे रिस्पॉन्ड करें ना, वो कहते हैं इंडिविजुअल सजा भुगत रहे हैं यहाँ पर इस वक्त, लेकिन पार्टी इलेक्शन लड़ी है कि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये इरफान सिद्दीकी साहब के बयान की आप हसासियत को क्यों नहीं समझ रहे? देखिए मेरी बात सुने ना, लेट्स पुट लाइक दिस, ठीक है? जो इंडिविजुअल कार्य लड़ रहे हैं उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनके ऊपर प्रूफ करें उनको। अगर उन लोगों ने, हम भी ये कहते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल ने ये किया हुआ है या अगर आपको पता चलता था कि ये सारी चीज़ें, तो उस प्रोसेस से गुजारें, बैन करें, PTI को बैन करें, जिसको बैन करें उसको, मुझे बैन करें,
हर एक को बैन करें सिवाय मियां नवाज शरीफ के, सिवाय IPP के, सिवाय उन लोगों के कि जिन्होंने आके यहाँ पे एक जिसने देखिए वही शख्स जो गाड़ी के ऊपर खड़ा था तकरीरें कर रहा था, उसको जस्ट बिकॉज उस बंदे ने कैमरे के सामने आके कह दिया कि मैं PTI छोड़ रही हूँ, उसको आपने छोड़ दिया है, लेकिन बाकियों को आपने जिन्होंने नहीं किया। एक्चुअली मैं समझता हूँ इन्होंने ये चीजें करके ना अपना केस खराब कर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चले मैं शैला साहबा आप कुछ कहना चाहेंगी? कोई इंतहाई फैसला हो? नून लीग मुतमईन नजर नहीं आती जो PTI के साथ अब तक हो चुका है, उससे कुछ ज्यादा चाह रहे हैं वो? 9 मई को गुजरे हुए इरफान सिद्दीकी साहब को चले सिंगल आउट कर दें। 7 महीने इरफान सिद्दीकी साहब चाह रहे हैं। 9 मई के हवाले से अभी तक हमें सिर्फ बंदिश ही नजर आई, कोई केस बनता चलता नजर नहीं आया। दूसरे जो है बात मैं ये कहना चाहूंगी कि बेशक होता होगा कि बड़ों के साथ अलग कानून और छोटों के साथ अलग, लेकिन मेरी लीडरशिप तो उसको निशाना बना बना के उनको किया गया। कहीं मौलवी मुश्ताक और अनवारुल हक और ज़ियाउल हक थे, और उसके बाद मोहतरमा को भी जिस तरह से, और उसके बाद जरदारी साहब तख्ता सितम बनते रहे, यहाँ तक के ऐसे मुकदमे जिनका कोई सर पैर नहीं था हर एक आके खोलता और फिर कहते हैं बड़े बड़े लोगों को हमने जेल पहुंचा दिया जिनको कोई पहुंचा नहीं सकता। भाई उससे पहले भी वो 11 साल जेल में थे, अब भी जेल में थे। तो यहाँ पे जो है ना लोगों के नफ्सियाती मसाइल हैं लोगों के साथ, तो इसीलिए इंसाफ नहीं होता कि लोग जो है ना नफ्सियाती हो जाते हैं, ताकत के नशे में आ जाते हैं, और फिर जब वो खुद किसी और पोजीशन पे होते हैं तो अल्लाह मियां के सच्चे और अच्छे बंदे बन जाते हैं। इनके लीडरशिप के खिलाफ सारे केसेस PMLN ने बनाए हैं। इनके लीडरशिप के साथ जो गलत काम उनके साथ हमारे साथ किसी के साथ हुआ है वो PMLN ने किया है, उसके अलावा और आज तक इस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो सियासत को गंदा किया है। मैं यहाँ पे एक दफा फिर हमेशा बेनजीर साहबा की एक बात को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जब राना सनाउल्लाह ने उनकी पार्टी से PMLN के बारे में एक गलत बात की थी, उन्होंने उसको निकाल दिया। वक्त खत्म हो गया। एक सियासी जमातों का एक अलमिया यह है कि वो एक दूसरे को ही निशाने के ऊपर रखते हैं, असल मुहर्रिकात का तभी हम जिक्र नहीं कर पाते, और आज तक कलेक्टिवली पॉलिटिकल पार्टीज खुद भी नहीं कर सकी, वही उनकी कमजोर पोजीशन को जाहिर करता है। शैला रजा साहबा, महमूद मौलवी साहब, रफीक रजवाना साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आप तीनों का कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में नाजरीन बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। इस वक्त जो इलेक्शंस के हवाले से ये जो सारे मामले के अंदर जो कारकर्दगी है उसके ऊपर तफसीली बात होगी आने वाले दिनों में। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।